तो कैसे हो बच्चा पार्टी? आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होगे और साथ में दुर्गा पूजा भी एंजॉय कर रहे होगे। तो चलो फिर इसी अच्छी बात के साथ स्टार्ट करती हूँ मैं आज का टॉपिक, जो है तुम्हारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लास 9 ये तुम्हारा चैप्टर 3 है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सॉरी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ तुम लोगों को। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के हिस्ट्री को, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, फिर चलो तो सबसे पहले आ जाओ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तुम्हारा चैप्टर 3 है। इसका मतलब कि तुम पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मगअप कर चुके होगे। क्लियर? जब चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मगअप कर चुके होगे तो उसमें तुमने पढ़ा होगा मैटर, ठीक है। मैटर क्या है फटाफट बताओ जल्दी से। मैटर तुमने काफी अच्छे से पढ़ा था कि एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि किसी भी चीज में जो मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए। ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। लेकिन यदि तुमसे कोई पूछे कि बताओ मैटर क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर। हमारे आसपास जो कुछ भी चीज है, मैंने ये पेन को पकड़ा हुआ, मार्कर को, हमारे सामने टेबल है, चेयर है, जो कुछ भी तुम्हारे सामने भी है, वो सारी की सारी चीजें मैटर है। बट जो तुम क्लास में करते हो ना, वो मैटर नहीं है। वो वाला मैटर ये नहीं है कि मैम आज तो कुछ मैटर हो गया। मैं मैटर नहीं हूँ, तुम मैटर नहीं हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ओके, तो प्लीज मेक अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो तुम्हारे नॉन लिविंग थिंग्स है वही मैटर है, और वो किसी ना किसी भी सब्सटेंस से मिलके बने हुए हैं, और वो सब्सटेंस तुम्हारा क्या है? एलिमेंट। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद यदि तुम किसी भी चीज को उठाते हो, किसी सब्सटेंस को उठाते हो, सपोज मैं एक आयरन रॉड की बात करूं, तो इस आयरन रॉड को यदि तुम तोड़ना स्टार्ट करते हो, ब्रेक करना स्टार्ट करते हो स्मॉलर 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 पार्टिकल्स में, तो एट लास्ट तुमको जो सबसे छोटा पार्टिकल्स मिलता है, जो कि इनविजिबल होगा, जिसको तुम देख नहीं पाओगे, तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा एटम। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड द एटम। अब ये एटम की कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई? ये तो बात भाई समझ में आ गई कि चलो हम किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते जाएंगे, किसी भी मैटर को जब तोड़ते जाएंगे, और जो भी कोई सब्सटेंस होगा वो किसी न किसी एलिमेंट से तो मिलकर ही बना होगा। सपोज गोल्ड का बना हुआ कोई चीज है, सिल्वर का बना हुआ कोई चीज है, हम उसको तोड़ते जाते हैं, तो लास्ट में हमें जो पार्टिकल्स, छोटा से छोटा जो पार्टिकल्स मिलता है, जिसके बाद उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वो एटम कहलाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब तो क्या ये आगे इस एटम को भी तोड़ सकते हैं? कई बच्चों ने मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इनको पढ़ चुका होगा, तो बोले मैम मैटर एटम को भी तो तोड़ सकते हैं ना, एटम में ही तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स थे। अब ये बातें क्लियर नहीं, ठीक है। अभी हम बस एटम के बारे में जानेंगे कि जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल था वो एटम हो। और अभी तक जब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ोगे तो उसमें ये जानोगे कि उन्होंने कहा था कि एटम्स इज नॉट डिविजिबल, मतलब हम फिर एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, केमिस्ट्री में बच्चे यही है, पढ़ते जाओ, इंटरेस्टिंग है, पढ़ लिया ये स्टेटमेंट, उसके बाद तुम्हें आएगा अचानक से बट ये सही नहीं है। इसके लिए एक और अनदर साइंटिस्ट ने इसको फिर ऐसे प्रूव किया। तो केमिस्ट्री बस ऐसे ही पढ़ना, बट पढ़ना तुम्हें सब कुछ है। जो गलत साबित हो गया वो भी पढ़ना है, और जो सही फिर उसका होगा, क्या होगा उसका सही, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा या फिर उसका कार्ड क्या होगा, वो सब भी तुमको पढ़ना। तो ये तो बात डाल्टन्स ने बता दिया था कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। बट फिर भी हमें डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं, डाल्टन्स के थ्योरी पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें डाल्टन्स ने एटम के बारे में बताई। तो अभी तक हमें ये पता चला कि चलो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का। तो इसकी फिर तुम बोलो कि मैम अभी आपने बताया कि हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री क्या है? तो स्टार्टिंग में जब कुछ हमें पता नहीं था, तो सबसे पहले ये एक इंडियन फिलोसफर, यही एकमात्र ऐसे हैं महर्षि कन्नड़, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अदरवाइज तो सारे के सारे ग्रीक फिलोसफर या फिर लैटिन फिलोसफर। तो कन्नड़ ने क्या बताया था? महर्षि कन्नड़ जो थे
उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी सब्सटेंस जो है वह किससे मिलके बना हुआ है। यदि हम उन्होंने एक चावल का दाना लिया था और वो चावल के दाना को वो ब्रेक करते गया और उन्हें लास्ट में जो सबसे छोटा पार्टिकल मिला उसको उन्होंने एटम्स बता दिया था। तो महर्षि कन्नड़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो उन्होंने एटम नहीं बोला था, उन्होंने क्या बताया था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है किसी भी सब्सटेंस का उसको हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। ये महर्षि कन्नड़ का थ्योरी था, ठीक है, जो कि हम एटम की हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस ने भी सेम बातें कही, बट उन्होंने क्या बताया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर्स के, दैट इज नोन एज द एटम। एटम का मतलब ही होता है इंडिविजिबल, मतलब फिर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो उन्होंने बताया, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस ने इसको इसी परमाणु को नाम दिया एटम। ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स थे जो हमारे इंडियन भी फिलोसफर्स थे, उन्होंने जैसे वो पहले क्या बताया कि कोई भी पदार्थ जो है कोई भी सब्सटेंस से किससे मिलकर बना है। तो ये हिंदी में भी बहुत सारे श्लोक सुने होंगे तुम लोग, क्षिति जल पावक गगन समीरा, मतलब कोई भी मैटर कोई भी चीज जो बना है वो 5 तत्वों से मिलके बना है, 5 एलिमेंट से मिलके बना है, जिसमें तुम्हारा स्काई आएगा, वाटर आएगा, फायर आएगा, अर्थ आएगा और क्या आएगा, क्षिति जल पावक एयर। ओके, ये 5 एलिमेंट से मिलके, कि हमारे पहले के जो फिलोसफर थे उनका कहना था। फिर धीरे धीरे महर्षि कन्नड़ है, उन्होंने बताया कि नहीं, जो कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड द परमाणु। फिर ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस आए, उन्होंने उस छोटे से पार्टिकल्स का नाम दिया एटम। तो ये तो थी तुम्हारी हिस्ट्री एटम की। लेकिन पता है तुम्हें एक बात, कि ये जो एटम जो होता है, किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स में होते हैं, इनके क्या कॉन्फ़िगरेशन है कि वो स्टेबल नहीं होते हैं, एग्जिस्ट नहीं हो पाते हैं, इन सब के बारे में आगे देखेंगे। बट अभी तुम इतना समझो कि जैसे तुम यदि ऑक्सीजन का एक एटम लिया, ठीक है, तो ये एटम जो है बहुत कम ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एग्जिस्ट कर पाते हैं, और वो तुम पढ़ोगे 8A ग्रुप के एलिमेंट, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरॉन, रेडन, ठीक है, वो जो है, एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द इनर्ट गैसेस। मतलब ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको किसी से लेना देना है ही नहीं। बट बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो एक बॉन्डिंग बनाते हैं अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, और फिर हम उस बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी तुम इतना जानो कि कोई एटम जो है वह अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो वो किसी न किसी के साथ बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, और या तो जब एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, और जब वो अपने ही एलिमेंट के, जैसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं कर पाया तो ये एक और ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो क्या बना दिया, O2। तो जब अपने ही एलिमेंट के 2 एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मिलकर ऑक्सीजन एलिमेंट बना देंगे। बट यदि जैसे ऑक्सीजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ और बनाता है H2O, ये भी एक मॉलिक्यूल्स है, जो कि मैंने तुम्हें मैटर्स में भी पढ़ाया था, इस मैटर अराउंड अस प्योर में भी बताया था कि तुम पानी का एक बूंद लेते हो तो क्या उसमें एक ही मॉलिक्यूल्स है पानी के? नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मॉलिक्यूल्स क्या है, उनका स्ट्रक्चर ये है, H2O है, मतलब एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके रखा हुआ है, और ये बहुत सारे H2O जो मॉलिक्यूल्स हैं मिलके पानी की एक बूंद बनाएंगे, फिर बहुत सारी पानी की बूंदें मिलके बहुत सारे पानी बनाएंगे, ठीक है। तो बट ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, ये क्या कहलाएगा, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स। ये बात मैं इसलिए समझा रही हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन चलता रहता है, ठीक है,
कॉम्बिनेशन से ही होते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कभी भी एक एटम, किसी भी एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करता है तो होता है केमिकल रिएक्शन। उसके बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमने देखा है, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन कर दिया, बना दिया सोडियम क्लोराइड। ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों केमिकल रिएक्शन होता है भाई? क्योंकि ये सोडियम अकेले नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अकेले। पढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। अभी पजल नहीं हो, अभी बस इतना समझो। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी मुझे कहाँ आना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। उसके कुछ रूल्स होते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के, ठीक है, इसलिए मैं ये चीजें बता रही हूँ। तो ये कंबाइन हुआ, एक केमिकल रिएक्शन बना। तो इस तरह से अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एलिमेंट जो होता है वो आपस में कंबाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं हो जाता है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। क्या रूल्स होते हैं? There are the 5 रूल्स है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो होते हैं, जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके तो रूल्स 5 हैं, बट तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें 2 ही रूल पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये तो तुम्हें बात समझ में आ गई कि जो तुम्हारे एक सेकेंड चलो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में तुम्हें ये बातें तो समझ में आ गई कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्यों है, केमिकल रिएक्शन होता है क्यों। क्योंकि स्टेबल नहीं है, कोई भी एटम स्टेबल नहीं है, तो एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तब केमिकल रिएक्शंस होंगे। अब उसके कुछ रूल्स क्या है भाई, देयर आर द सर्टेन रूल्स। तो सबसे पहला जो रूल है वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। एक से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था वो किसने दिया था, एंटोनी लैवोसियर ने, ठीक है। इनका कहना क्या था, इट इज गिवन बाय द एंटोनी लैवोसियर। ध्यान से सुनना अभी। इनका कहना क्या था कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ना तो मास जो होता है वह खर्च होता है और ना तो नया मास बनता है। ओके, नाइदर मास इज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो भी एलिमेंट्स पार्ट लेते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में, सपोज यदि हम बात करें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, बना CO2, तो जितना मास कार्बन और ऑक्सीजन का लिया गया, इसको ऐड करोगे तो उतना ही मास जो होगा वह CO2 का भी होगा। ये हमेशा इक्वल रहेंगे, इसमें कोई भी नया क्रिएशन नहीं होगा ज्यादा और न तो लॉस होगा। बट इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, और यही रीजन है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तब हमें पता चलता है कि कार्बन का कितना मास टोटल लगा, ऑक्सीजन का टोटल कितना मास लगा, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे। क्लियर? तो पहले बैलेंस करना सीखें। और एक बात मैं और बता दूं कि जो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इस एरो के साइड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो चीजें कहलाती है, यह कहलाती है रिएक्टेंट्स, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो चीजें होती है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। अब तुम्हें मैं साइंटिफिक वे में समझा दूं, केमिस्ट्री की भाषा में, कि मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, नाइदर मास विल बी क्रिएटेड नॉट इट विल बी डिस्ट्रॉयड। किसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो एंटोनी लैवोसियर ने दिया था। ये पहला रूल है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। क्लियर? अब तुम करो कैसे क्लियर भाई, तो चलो हम पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन 2 है, चलो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के 1 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ भी कार्बन के 1 मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है? अब तुम देखो कार्बन के कितना मास होता है कार्बन का, 12 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन के कितना होंगे 16, बट यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स 2 हैं, तो 16 इंटू 2 इक्वल टू कितना हुआ 30। तो अब हमने क्या किया, 12 और 32 को ऐड किया, क्या आया
44 ग्राम। किसके मास है? रिएक्टेंट के मास है। अब CO2 की हम बात करें तो चलो देखिए, ठीक है भाई, C प्लस O2, यहाँ भी 12 है, प्लस 16 इंटू 2 मतलब 12 प्लस 32, दोनों इक्वल है। मतलब कि जो हमने रिएक्टेंट लिया था कार्बन और ऑक्सीजन को, उनके मास को यदि ऐड करें और जो हमारा प्रोडक्ट बना CO2 उसके मास को ऐड करें तो दोनों ही 44 आएंगे। तो हमने क्या देखा कि यार न तो नया कुछ बना और न तो कुछ लॉस हुआ, हमें तो भाई बराबर मिल गया, ठीक है, नो लॉस नो गेन। तो ये क्या करता है? ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्लियर? अब एक दूसरा एग्जांपल लेकर मैं बता देती हूँ। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है तुम्हारा H2O वाला, वो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो उससे समझ लेते हैं। H2 प्लस O2 क्या बनाया? H2O। इसको हम बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो चलो भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो चलो ठीक है भाई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 2 कर दिया, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 2 जब 4 हो गया, तो चलो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन भी अब 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं मास को। सबसे पहले हमने क्या किया? इक्वेशन को बैलेंस किया। अब हम मास को कैलकुलेट करेंगे। तो 2 इंटू 1 इंटू 2, क्योंकि 1 क्या है? हाइड्रोजन का वेट है, तो 4 प्लस 16 इंटू 2, इसका मतलब 4 30 36 ग्राम। इस साइड के तुम्हारे रिएक्टेंट के मास निकल गए। अब हम प्रोडक्ट के मास निकालेंगे, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना है? 1, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस प्लस देखो ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के कितने हैं एटम्स? 2 हैं, तो क्या करेंगे हम? 2 इंटू ऑक्सीजन 16, तो 2 2 जा 4 प्लस 32, कितना हो गया? 36 ग्राम। हमने दूसरे भी एग्जांपल में देखा। ऐसे तुम एक दो तुम भी ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में डालना, मुझे बताना कि तुमने ट्राई किया या नहीं किया, मुझे भेजना, मैं चेक कर लूंगी। ओके, तो अभी फिर हमने क्या देखा? 36 ग्राम 36 ग्राम, ये तुम्हारा होमवर्क है। सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बनेगा। कैसे करोगे प्रूफ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तुम ये होमवर्क को करके कमेंट सेक्शन में डालना। ओके, आई विल चेक। अब हम देखते हैं दूसरा लॉ क्या है भाई? दूसरा लॉ जोसेफ ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ ने दिया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का जो कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये जो तुम्हारा दूसरा लॉ था, ये लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था भाई? ये दिया था जोसेफ ने। ठीक है, जोसेफ ने क्या बताया कि ऑफ कोर्स रिएक्टेंट में 2 एलिमेंट तो पार्टिसिपेट करते हैं, मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, एक प्रोडक्ट भी बनाते हैं, बट इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। ये नहीं कि तुमको जितना मन हाइड्रोजन ले लिया, तुमको जितना मन ऑक्सीजन ले लिया, कंबाइन करा दिया और तुमने एक बीकर में डाल दिया, वो कंबाइन कर देगा, ऐसा भी नहीं होता है। तब तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्यों नहीं कंबाइन करके सारे के सारे वाटर ही बन जाते हैं। तुम उसमें क्या कराते हो? कुछ ना कुछ एनर्जी देते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो, तब जाके केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, और सब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही हम मिलेंगे। ठीक है, जैसे H2 प्लस O2 क्या बनाया? H2O बनाया। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के जो ग्राम होंगे वो तुम्हारे वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होंगे। इक्वेशन को बैलेंस कर लो, 2 बैलेंस करनी है। ये कितने निकले? 4 ग्राम निकला, और ये कितना निकला तुम्हारा? ये 2 है तो ये भी 2 है, 32 ग्राम। ठीक है, इसको कट करके सिंपलेस्ट रेशियो में पहले डालो। ये 4:32 यहाँ पे है, तो 4 1 जा और 4 8 जा, मतलब जब कभी भी हाइड्रोजन 1:8 के रेशियो में मिलेगा तभी तुम्हारा वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा।
मतलब कि हाइड्रोजन का यदि तुम 1 ग्राम लेते हो तो ऑक्सीजन का तुम 2 ग्राम लोगे, हाइड्रोजन के 2 ग्राम लेते हो तो ऑक्सीजन के 16 लोगे, हाइड्रोजन के 3 लेते हो तो इसके 24 लोगे। क्लियर? इस तरह से तुम्हारा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, तभी तुम्हारा किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब कभी भी दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे, तभी तुम्हारा जाके क्या होगा, वह केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लो, CO2 का ले लो, कार्बन एंड ऑक्सीजन का ले लो। कार्बन प्लस O2 क्या बनाया भाई, CO2। कार्बन के कितने ग्राम, 12 ग्राम, ऑक्सीजन के कितने ग्राम, 32 ग्राम। कट करो इसको, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। मीन्स कि कार्बन एंड ऑक्सीजन हमें किस रेशियो में लेना होगा, 3:8 के रेशियो में। मतलब कि यदि हमने कार्बन का 3 ग्राम लिया है तो ऑक्सीजन तुम्हें 8 ग्राम लेना होगा, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यदि तुमने डिसबैलेंस कर दिया, मान लो इसके तुमने 6 ग्राम लिए और इसके तुमने 80 ग्राम लिए, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। यदि ये 6 लोगे तो तुम्हें ये 16 लेना पड़ेगा, ये तुम 9 लेते हो तो ये तुम्हें 24 लेना होगा। इस तरह से जब कभी भी तुम, जैसे तुम घर में भी देखो ना, कभी तुम चाय बनाते हो बट उसका तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता है, ये तो मैं कह सकती हूँ। किसी को कम मीठा पीना है तो तुम कम चीनी डालते हो, किसी को ज्यादा पीना है तो ज्यादा चीनी डालते हो, बट एक जो फिक्स बनता है, फिक्स्ड जो क्या बोल सकते हैं, जो एक सही चाय की मिठास होती है, तो तुम बोलते हो कि चलो 1 कप दूध लिया तो 1 चम्मच शुगर डालो, 2 कप लिया तो 2 चम्मच शुगर डालो। ऐसे तो हम लोग मतलब आम बोलचाल की भाषा में करते ही हैं। तो बट इसमें जो होता है रिएक्टेंट होता है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इसमें ये नहीं कि चलो आधे चम्मच से काम चला लेते हैं, ठीक है, हमें कम मीठा पीना है और शुगर है तो चलो भाई हमको चीनी डालो, ये ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है। बट आफ्टर ऑल चाय तो बन ही जानी है, शुगर डालो नहीं डालो, 1 चम्मच डालो 2 चम्मच डालो, ये इसमें ऐसा नहीं होता। वो मैं तुमको ऐसे ही बस समझाने के लिए बता दी। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमें क्या करना है कि जब कभी भी दो एलिमेंट लेंगे उसको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में लेंगे, तभी जाके वो जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो बनता है, अदरवाइज केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता। बाकी के जो लॉज हैं जैसे गेलू-सॉक्स लॉ, फिर तुम्हारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड एवोगाड्रोस लॉ, तुम्हारे क्लास में नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें क्लास 11 12 में पढ़ना है। तो ये मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, तुम्हें यही 2 लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, ठीक है। ये तुम अच्छे से पढ़ाई कर लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो और रिवीजन करते रहो। ओके, बाय बाय।